15 अगस्त की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने समावेशी विकास की वकालत की। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि विकास का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोजगार के मौके बढ़ाने की जरूरत है। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि देश में स्कूलों का एक बड़ा नेटवर्क स्थापित करना होगा। अपने भाषण में राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी के आदर्शों को याद किया और कहा कि आज भ्रष्टाचार देश के लिए बड़ी चुनौती है। आज देश को एक समर्पित नेतृत्व की जरूरत है। Our legislatures look more like a combat arenas rather than fora that legislate. Corruption has become a major challenge. स्वतंत्रता दिवस के दिन आतंकियों ने मुंबई को दहलाने की साजिश रची है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद मुंबई पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी पैराग्लाइडर्स या रिमोट एयरक्राफ्ट से हमले की फिराक में हैं। आतंकी मुंबई में मंत्रालय भवन को निशाना बना सकते हैं। हमले की आशंका को देखते हुए मुंबई के आसपास पैराग्लाइडिंग और एयरक्राफ्ट की हलचल पर रोक लगा दी गई है। पुलिस ने एहतियातन मरीन ड्राइव, डीबी मार्ग, कफ रोड, कोलाबा और आजाद मैदान इलाके में धारा 144 लागू कर दिया है। सभी ब्रांचेज के साथ मिलकर बंदोबस्त का नियोजन और जो वहाँ पर सिक्योरिटी होना चाहिए उस हिसाब से शुरू किया गया है। 15 अगस्त के दिन आतंकी कश्मीर घाटी में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। लिहाजा घाटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दरअसल सीमा पार से लगातार हो रही फायरिंग के बीच आतंकी भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में है और किसी संस्थान या सुरक्षा कैंप पर हमला कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के हर अहम हिस्से को सील कर दिया गया है। 15 अगस्त पर होने वाली परेड की सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बख्शी स्टेडियम के लिए 3-tier सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। Independence Day security arrangement. We have made the 3-tier security arrangements, and we have been guarding this stadium since last 15 days. गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्वतंत्रता दिवस भाषण को लेकर उन पर सीधा हमला बोलेंगे। भुज में कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए मोदी ने प्रधानमंत्री के लाल किले से दिए जाने वाले भाषण की तुलना अपने लालन कॉलेज से दिए गए भाषण से कर डाली। मोदी ने कहा कि कल देश ये जानने के लिए आतुर होगा कि लाल किले और लालन कॉलेज से क्या कहा जा रहा है। मोदी ने कहा कि जब कल पीएम लाल किले की प्राचीर से यूपीए सरकार की कोरी उपलब्धियों को गिना रहे होंगे तो भुज के लालन कॉलेज से वो अपने ठोस काम का हिसाब दे रहे होंगे। मुंबई के कोलाबा इलाके में नौसेना के डॉकयार्ड पर खड़ी 2 पनडुब्बियों में बीती रात धमाके के बाद आग लग गई। धमाके के बाद IAN सिंधुरत्न पनडुब्बी डूब गई। पनडुब्बी पर तैनात 18 जवानों के मारे जाने की आशंका है। सिंधु रक्षक पनडुब्बी में धमाके के साथ लगी आग ने पास ही खड़े सिंधुरत्न पनडुब्बी को भी अपनी चपेट में ले लिया। अत्यंत संवेदनशील और सुरक्षित इलाके में इस घटना के तुरंत बाद बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट समेत मुंबई के सभी सामरिक संस्थानों को अलर्ट कर दिया गया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर महानगर में पहले ही अलर्ट है। दोनों पनडुब्बियां मरम्मत के लिए डॉकयार्ड पर लाई गई थी। पनडुब्बियों में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को मशक्कत करनी पड़ी। धमाके की वजहों की फिलहाल जांच की जा रही है, जिसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए लोकसभा ने पड़ोसी मुल्क के खिलाफ आज निंदा प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में LOC पर पुंछ इलाके में 5 जवानों की निर्मम हत्या को लेकर पाकिस्तान के रवैये की कड़ी निंदा की गई है। प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने पढ़ा, जिसे सदन में मौजूद सभी सांसदों ने सर्वसम्मति से पारित किया। गौरतलब है कि पाकिस्तान की संसद ने मंगलवार को भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव में पाक की नेशनल असेंबली ने भारतीय सैनिकों पर अकारण आक्रामकता का आरोप लगाया और कश्मीरी लोगों के संघर्ष का समर्थन किया था। इसके बाद पाकिस्तान को जवाब देने की मांगे तेज हो गई थी। पाकिस्तानी सैनिकों ने पिछले 4 दिन में 9वीं बार संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से लगी 16 भारतीय चौकियों और असैन्य इलाकों में निशाना बनाया, जिसके चलते दोनों ओर से भारी गोलीबारी हुई। पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ जिले के हमीरपुर, बालकोट और मेंढर इलाकों में नियंत्रण रेखा से लगी भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की। दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सुरक्षा बलों और जनता के सहयोग से आतंकवाद का सफाया करने का संकल्प लिया। पाकिस्तान के 67वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान अपने भाषण में शरीफ ने कहा कि आतंकवाद की छाया आज हमें सता रही है, लेकिन संकल्प के साथ हम इससे उबर जाएंगे। हालांकि पाक पीएम के इस दोहरे रवैये से भारत के साथ फिलहाल पड़ोसी मुल्क के रिश्ते बेहतर होते नहीं दिख रहे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी नेता और कार्यकर्ता अनुशासन का पाठ ठीक से याद नहीं रख पा रहे हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सलीम खान को महापालिका चुनाव से उम्मीदवार कस्तूरबा बाई सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल कस्तूरबा बाई जब अपनी शिकायत देकर मीडिया के सामने आए तो मामले को शांत कराने कांग्रेस जिलाध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। नेताजी के बर्ताव से गुस्साई महिला ने पहले तो नेताजी का कॉलर पकड़ लिया और फिर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस महिला का कहना है कि उसे टिकट देने के बदले 2500 रुपए की मांग की गई और बाद में उसे वार्ड 4 का टिकट न देकर वार्ड 5 का टिकट दे दिया गया। नौकर के यौन शोषण के आरोप में फंसे मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी आज जेल से छूटकर अपने घर आए। इस दौरान राघव जी ने खुद को बेकसूर बताते हुए मामले को साजिश करार दिया। भोपाल की केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में बंद मध्य प्रदेश के मंत्री राघव जी को कल उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने राघव जी की अधिक उम्र और स्वास्थ्य स्थिति के मद्देनजर 1 लाख रुपए के मुचलके पर ये जमानत मंजूर की है।
हाई कोर्ट ने ठीक से समझ के और जमानत दी है। अभी तो मेरी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं, पहले मैं उनको देखूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में दिल्ली में धमाके के दोषी आतंकी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। बब्बर खालसा के आतंकी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर पर 1993 में दिल्ली में युवक कांग्रेस कार्यालय में विस्फोट का आरोप है, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी। ऊपरी अदालतों ने भी भुल्लर की सजा बरकरार रखी। राष्ट्रपति मई 2011 में भुल्लर की दया याचिका खारिज कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इस साल 12 अप्रैल को भुल्लर की उस याचिका को खारिज कर चुका है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर निर्णय लेने में की गई देरी के आधार पर फांसी को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की गई थी। प्याज की कीमतों ने नवंबर में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर शीला सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। जिस प्याज के दम पर कांग्रेस 1998 में दिल्ली में सत्ता में आई थी, आज वही प्याज सरकार को रुला रहा है। शीला सरकार को पता है कि अगर वोटरों की थाली से प्याज नदारद हुआ तो दिल्ली की सत्ता से भी उन्हें बेदखल होना पड़ सकता है। इसलिए शीला सरकार ने कल सरकार से प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने की मांग की थी और आज प्याज के बड़े कारोबारियों की मदद से शीला सरकार 50 रुपए किलो प्याज बेच रही है, ताकि दिल्ली वालों के गुस्से से वो बच सके। मंडी से ही लेते हैं, हम गली में तो बहुत कम ही लेते हैं, 30-40 रुपए कम पड़ा है। ये पब्लिक के भले के लिए हम काम कर रहे हैं और हम ऐसा करते ही रहते हैं। जब भी टमाटर हुआ, आलू हुआ, प्याज महंगी होती है, हम कोटर लगाते हैं। दिल्ली में सियासी बढ़त हासिल करने के लिए बीजेपी ने सीएम शीला दीक्षित के खिलाफ प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया। प्याज की बिक्री के लिए बाकायदा 3 बुग्गी गाड़ियों में प्याज डालकर बीजेपी के नेता शीला दीक्षित के घर की तरफ निकले। गले में प्याज की माला डाले बीजेपी नेता सीएम शीला दीक्षित के घर पहुंचे। बाजार से सब्जी खरीद के लाते हैं, उनसे पूछो कि 100-100, 150-150 रुपए किलो जो है सब्जी बिक रही है, फल बिक रहे हैं। 5 रुपए में थाली, 12 रुपए में थाली, 2 रुपए में थाली, इससे तो लोगों का पेट नहीं भरेगा ना। एक तरफ दिल्ली सरकार अलग अलग इलाकों में सस्ती प्याज बेचने के लिए स्टॉल लगा रही है ताकि जनता के बीच के आक्रोश को कम किया जाए, तो दूसरी तरफ बीजेपी जनता के बीच जाकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान आम लोगों को प्याज भी बेचा। साल 2014 में होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर यूपीए सरकार ने अपने हाई प्रोफाइल विज्ञापन अभियान भारत निर्माण का दूसरा चरण जारी किया। इसके एक विज्ञापन में घर का सपना देख रहे मिडिल क्लास मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने इस विज्ञापन को जारी किया है। विज्ञापन में रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल का बखान करते हुए इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया गया है। इसमें दिखाया गया है कि इससे उन लोगों को फायदा होगा जिन्होंने घर तो खरीद लिया है लेकिन बिल्डरों के रवैये से परेशान है। जवान लोग हैं, अपना घरौंदा बनाना चाहते हैं, इतना रैन बसेरा खड़ा करते हैं। सरकार की जो नीति और नियत है उसको लोगों के समक्ष रखा है। मेरठ के कंकड़खेड़ा इलाके के घर में सेट टॉप बॉक्स में धमाका होने से हलचल मच गई। दरअसल पार्षद संगीता का पूरा परिवार साथ में टीवी देख रहा था कि अचानक हुए एयरटेल सेट टॉप बॉक्स धमाके से पूरा परिवार सहम गया। धमाके के बाद सेट टॉप बॉक्स में आग लग गई। हादसा इतना भयानक था कि आग ने धीरे धीरे टीवी और आसपास की रखी चीजों को भी अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि सेट टॉप बॉक्स में लगी इस आग से किसी की जान नहीं गई। हादसे के बाद परिवार के लोग अब सेट टॉप बॉक्स लगाने वाली कंपनी एयरटेल के खिलाफ मामला दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। सीसीटीवी में कैद ये महिलाएं इन दिनों मेरठ के लोगों के लिए सरदर्द बन गई हैं। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि कैसी ये महिलाएं साजिश के तहत एक दुकानदार की नजरों से बचकर महंगे आभूषण पर हाथ साफ कर लेती हैं और दुकानदार को पता भी नहीं चलता। ये गैंग हीरे जवाहरात की दुकानों को अपना निशाना बनाती है। इस गिरोह में 5 महिलाएं हैं, जिसमें से 2 काफी पढ़ी लिखी बताई जा रही हैं। ये महिलाएं न सिर्फ अच्छी हिंदी जानती हैं, बल्कि अंग्रेजी में भी बेतकल्लुफ बात कर लेती हैं। जिस दुकान पर जाती हैं, उसके दुकानदार को अपनी चाल ढाल और बात करने के सलीके से झांसे में ले लेती हैं। 2 दिन पहले इस गिरोह ने एक सुनार के दुकान से सोने और चांदी के जेवरात पर हाथ साफ किया, जिसके बाद मेरठ पुलिस में उसकी शिकायत दर्ज कराई गई। सामान चेक करा, जब मेरे को शक हुआ फिर मैंने अपना सिटी कैमरा चलाया, उसमें देखा तो उसमें क्लियर आ रही है कि मेरे यहाँ से पायल हटी है। गंगा और यमुना में जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी से इलाहाबाद के 2 दर्जन मोहल्ले और करीब 50 गांव बाढ़ के पानी में दोबारा डूब गए। हजारों घरों में एक मंजिल तक पानी भर गया है। प्रशासन ने एक बार फिर से हाई अलर्ट घोषित कर निचले इलाकों को खाली करा दिया है और साथ ही 20 स्कूल, कॉलेज और धर्मशालाओं को रिलीफ कैंप में तब्दील कर दिया गया है। तमाम इलाकों में नाव लगाकर लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। संगम के सभी घाट, रास्ते और लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब चुका है। इलाहाबाद में गंगा का जलस्तर 9 सेंटीमीटर और यमुना का जलस्तर 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। सरकारी इंतजाम एक बार फिर नाकाफी साबित हो रहे हैं। रिलीफ कैंपों में तो खाने पीने का इंतजाम किया गया है, लेकिन जो लोग घरों में फंसे हुए हैं उन्हें अब तक कोई मदद नहीं दी गई है। मेरठ में एक राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ी को अपने परिवार का पेट भरने के लिए सब्जी बेचनी पड़ रही है। गौरव तितोरिया नाम का एक खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों में हिस्सा ले चुका है और इन्होंने कई सिल्वर और गोल्ड मेडल भी जीते हैं। साल 2012 में गौरव के पिता की मौत हो गई थी, जिसके चलते परिवार का बोझ इस युवा खिलाड़ी के कंधों पर आ गया। इसी के चलते गौरव को न सिर्फ खेल के मैदान से हाथ धोना पड़ा, बल्कि पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ी।
जिसके बाद मेधा के धनी गौरव की कामयाबी की उड़ान को मुफलिसी के बादलों ने घेर लिया और बुलंदी परवान चढ़ने से पहले ही सब कुछ मिट्टी में मिला गया। लेकिन अब गौरव अपनी बहन पूजा को कबड्डी के मैदान की एक नामचीन खिलाड़ी बनाना चाहता है। पूजा ने पिछले दिनों जूनियर कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता था। भोपाल में रैगिंग की शिकार अनीता के परिजनों ने उसकी मौत के बाद आज उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाया। अनीता के सुसाइड नोट में लिखा था कि उसका जन्मदिन केक काटकर मनाए और कोई रोए नहीं। परिवार वालों ने आज उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए भोपाल के कोटरा इलाके में अपने अपार्टमेंट में बहुत अच्छे से जन्मदिन मनाया और केक काटा। पूरी सोसाइटी के लोग इस आयोजन में शामिल हुए। इसके अलावा रैगिंग में बेटा खो चुके हिमाचल के राज कचारू भी अनीता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए दिल्ली से आए थे। पूरे देश की बेटियों के लिए एक मिसाल बननी चाहिए कि किसी की भी बेटी इस तरह से एक कॉलेज की रैंकिंग से किसी भी माँ बाप को अपनी बेटी का बर्थडे इस तरह नहीं मनाना पड़े। हमारी कोशिशें फेल हो रही हैं, उसके बाद हमारे साथ खुद ऐसा हुआ है। आंध्र प्रदेश के बंटवारे के विरोध में चल रहे आंदोलन ने भगवान तिरुपति बालाजी के भक्तों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। बालाजी के दरबार तक जाने के लिए हर रोज चलने वाली करीब 1500 बसें और दूसरी गाड़ियां थम गई हैं, जिसके चलते हर रोज करीब 50,000 से ज्यादा भक्तों की जगह बमुश्किल 10 से 15,000 भक्त ही बालाजी के दर्शन कर पा रहे हैं। 40 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बालाजी के मंदिर तक जाने के लिए लोगों को फिर से केवल पैदल रास्ते के ही भरोसे रहना पड़ रहा है। उन भक्तों को मुसीबतों से ज्यादा दो चार होना पड़ रहा है जो पहाड़ियों की ऊंची चढ़ाई नहीं चढ़ पा रहे। दूसरी ओर सरकार की मुसीबत ये है कि वो चाहकर भी किसी दूसरे ड्राइवर को वहां बस चलाने नहीं भेज सकती, क्योंकि इन दुर्गम पहाड़ियों पर बस चालकों को खास प्रशिक्षण के बाद ही बस चलाने की इजाजत है।